हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारी सीरीज़ में थर्ड वीडियो जिसमें हम यूनिट थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ये आपका एग्जाम में 12 मार्क्स का रोल प्ले करेगी ये यूनिट। इससे पहले ऑलरेडी दो वीडियो हमारी आ चुकी हैं। पहली वीडियो फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड वीडियो सेकंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग जो 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वीडियो है, थर्ड यूनिट। देखो बेसिकली इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कंजप्शन फंक्शन के ऊपर, उपभोग फलन के ऊपर। सेकंड सेविंग फंक्शन क्या होता है, बचत फलन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन को सेविंग फंक्शन से कैसे ड्राइव किया जा सकता है, या सेविंग फंक्शन को कंजप्शन फंक्शन की हेल्प से कैसे ड्राइव किया जा सकता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के समग्र मांग के घटक क्या क्या हैं। फॉर्मूले आते हैं आपके एपीसी एपीएस के ऊपर फॉर्मूले आते हैं, एमपीसी एमपीएस के ऊपर, एमपीएस एमपीसी यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक एक नंबर वाले भी हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड इसके बाद हम देखते हैं वो आ जाता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाता है। तो कंडीशन आ जाती हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जो कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए, तो एडीएएस अप्रोच से क्वेश्चन आता है। सेकंड है हमारा एस एंड आई अप्रोच जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये अप्रोच से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका आ जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। इसके बाद हमारा जो आ जाता है डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम्स है वो, उसमें आपका इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी ओब्लिक डिफ्लेशनरी गैप यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ये गैप क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और उसको ठीक कैसे करें, ठीक करने के लिए दो पॉलिसी हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी, और एक क्या है फिस्कल पॉलिसी। तो ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्रीगेट डिमांड से। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो देखो डिमांड का मतलब क्या होता है, चीज़ों को खरीदना। अब एग्रीगेट मतलब पूरे देश की डिमांड, तो पूरे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है या जो वो परचेज की जाती हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे देश की जो मतलब देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक पीरियड के दौरान उनकी कितनी डिमांड है या उनके ऊपर टोटल कितना खर्च किया गया है, वो हमारे देश की एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखो हमने जो नेशनल इनकम है उसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई इकोनॉमी के 4 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर जो था हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ सेक्टर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करता है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट वगैरह। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो जाता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर किया जाता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो हम यहाँ पर लेते हैं नेट एक्सपोर्ट, जो कि कैसे आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से, निर्यात माइनस आयात से। जब हम इन तीन चीज़ों को जोड़ देते हैं, चारों सेक्टर की जो डिमांड हो जाती है, मतलब चारों सेक्टर का जो खर्चा होता है वही हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। तो एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट निकल कर आए, यहाँ पर 4 कंपोनेंट निकल कर आए, CIG और X माइनस M। तो यहाँ पर हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको हम सिर्फ G से दिखाते हैं। क्लियर है। तो देखो सी का मतलब क्या हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा किया जाता है एक साल के अंदर अंदर, तो वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। सेकंड आ जाता है आई क्या हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके द्वारा हो गया प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा। तो जो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक वेलफेयर के कामों पर पिछले एक साल के अंदर अंदर जो भी खर्चा किया गया है वो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ऐसे हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये पिछले एक साल के अंदर अंदर
एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर से कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया, उन दोनों का जो गैप हो जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसी को हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये उन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है। और आप सभी को ये जो डेफिनेशन लिखी है ये सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल है हुडा स्टडी टिप्स के नाम से ही, ये टेलीग्राम चैनल है हुडा स्टडी टिप्स, आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों सेम चैनल है। तो देखो ये एग्रीगेट डिमांड के ये कंपोनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो 12th क्लास में सिर्फ 2 सेक्टर की इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, 2 सेक्टर की इकोनॉमी जो हमारी सी प्लस आई की रहती है। बेसिकली मिनिमम 2 सेक्टर हमें चाहिए। 3 सेक्टर की इकोनॉमी में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर और इंक्लूड हो जाता है, और 4 सेक्टर की इकोनॉमी में हमारे पास रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर भी आ जाता है। तो देखो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी, गवर्नमेंट तक 3 सेक्टर इकोनॉमी, और 4 सेक्टर की जो इकोनॉमी आ जाती है उसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। तो 2 और 3 सेक्टर की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। और जब उसमें 4 सेक्टर की इकोनॉमी आ जाती है वो हमारी ओपन इकोनॉमी आ जाती है, क्योंकि उसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे उसके नोट्स दे रखे हैं। अब देखो उसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्या आ जाता है? कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन है क्या? देखो ये सी से ही बना है, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ ना सी से, तो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन आ गया। तो कंजप्शन फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशन दिखाता है। भाई कैसे क्या रिलेशन होता है? तो कंजप्शन फंक्शन क्या है? डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। क्लियर है? तो ये रिलेशन दिखाता है यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन आपका। तो देखो जो इनकम है, हमने एक टेबल बनाया, आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा कि इनकम यहाँ पर बेसिकली कितनी ली गई, यहाँ पर जैसे 0, शुरू में कितनी इनकम ली गई है? 0। तो क्योंकि शुरू में हम खर्चा तो करते हैं लेकिन इनकम तो कुछ नहीं होती। जैसे आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी इनकम तो कमाई तो कुछ भी नहीं है लेकिन खर्चा तो है। जिसको जो 0 इनकम पर जो खर्च किया जाता है वो होता है हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। वो क्या हो जाता है? ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन बोले या एक्सपेंडिचर बोले, तो जो 0 इनकम लेवल पर खर्च किया जाता है ये भी होता ही होता है, ये बेसिक नीड होती है, ये खर्चा होगा ही होगा। इसके अलावा देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है हमारा खर्चा भी बढ़ता चला जाता है। ये हमने लेट किया है यहाँ पर MPC इज इक्वल टू 0.5 मानकर हमने ये टेबल बनाई है। आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा। 0, 20, 40, 60, 80, 100, और ये 20, 30, 40, 50, 60, 70। क्लियर है? और जो यहाँ पर जो कंजप्शन है उसका डायग्राम बनाया। ये जो इनकम है ये हमारी 45 डिग्री पर फिक्स्ड रहती है, और OX एक्सिस पर इनकम ले लिया, OY एक्सिस पर हमारा कंजप्शन है, जिसमें हमारा कंजप्शन फंक्शन ये दिखाया गया है। ये कंजप्शन फंक्शन, यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन और इनकम इस पॉइंट पर दोनों मीट करते हैं। यहाँ पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन हो गया, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इससे पहले ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर क्या है कि इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है। और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पोर्शन में क्या है कि इनकम ज़्यादा होगी, कंजप्शन कम होगा। देखो स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, पहले तो इनकम नहीं थी, खर्चा था, तो इनकम कम थी, फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, तो इनकम हमारी इक्वल हो जाएगी कंजप्शन के। इनकम किसके इक्वल होगी? कंजप्शन के इक्वल होगी। यहाँ पर देखो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हो गए? बराबर। इससे पहले क्या था? इनकम कम थी, कंजप्शन ज़्यादा था। और इसके बाद क्या हुआ कि इनकम ज़्यादा होगी, कंजप्शन कम होगा। तो स्टार्टिंग में इनकम कम थी, फिर इनकम इक्वल हुई और फिर इनकम ज़्यादा होगी। यही चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो जो सी का फॉर्मूला बना, तो सी का फॉर्मूला आ गया हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस BY, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस BY का मतलब यहाँ पर, B का मतलब है यहाँ पर MPC से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम में चेंज होने से हम कितना अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ दिखाता है हमारा MPC, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली 3 रिलेशन निकले कि हमारा जो इनकम है वो पहले कम होती है, फिर इनकम बराबर हो जाती है और फिर इनकम ज़्यादा हो जाती है। तो जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर यहाँ तक? अगला आ जाता है सेविंग फंक्शन। अगला क्या आ जाता है? सेविंग फंक्शन। तो देखो सेविंग फंक्शन क्या है? तो सेविंग फंक्शन कंजप्शन फंक्शन की तरह है, जो इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन दिखाता है। अब देखो इनकम क्या होती है? इनकम जैसे आपके ये इनकम हमारी नेशनल इनकम की बात करें, एक पर्सनल व्यक्ति की इनकम नहीं है, नेशनल इनकम है। तो इनकम क्या होता है कि कंजप्शन प्लस में सेविंग,
कंजप्शन प्लस में सेविंग, ये इनकम का फॉर्मूला होता है कि कितना आप खर्च कर रहे हो और कितना आप पैसा बचा रहे हो, दोनों को ऐड कर लो तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। तो यहाँ पर इनकम और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन है, तो वही ऊपर कंजप्शन फंक्शन क्या था, इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशन, और यहाँ पर जो ये सेविंग फंक्शन है ये क्या है, इनकम और सेविंग के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो इनकम और सेविंग के बीच में क्या रिलेशन है, तो स्टार्टिंग में क्या था कि इनकम कम थी खर्चा ज़्यादा था, इनकम कम थी खर्चा ज़्यादा था, तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। तो जैसे जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो ऑटोनोमस कंजप्शन था, तो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर क्या होगी, ऑटोनोमस सेविंग होगी। तो वो जितना पॉजिटिव था उतना ही ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो y माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग, सेम टेबल हमने इस फॉर्मूले से निकाली है। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, सेविंग भी लगातार क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो हमने सेकंड वहाँ पर जो पढ़ी थी रिलेशन में कि भाई इनकम और जब कंजप्शन दोनों बराबर हो जाते हैं इस पोर्शन पर, तो सेविंग किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। क्लियर। और जब इनकम ज़्यादा हो गई थी कंजप्शन से, तो सेविंग क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर डायग्राम से दिखाई है कि ओ एक्स एक्सिस पर हमारा इनकम हो गया और वो ओ वाई एक्सिस पर हमारा सेविंग हो गया। तो इनकम वही हमारी 45 डिग्री पर। अब जैसे देखो ये 40 है, यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम क्या आ जाएगा, 40। जब 40 लेवल ऑफ इनकम था, अगर मैं यहाँ पर कंजप्शन अगर बना दूँ, अगर डायग्राम ऐसे है ये रफली, वैसे तो बाद में बनाएंगे इसको, कि जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर थे तो सेविंग क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। क्लियर है ये, ठीक है। तो देखो अब इस पॉइंट से पहले सेविंग क्या थी, नेगेटिव, सेविंग क्या है, नेगेटिव। इस पॉइंट पर सेविंग क्या होगी, हमारी जीरो। तो ये क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद जो सेविंग है वो हमारा क्या आ गया, ये देखो ये पोर्शन सेविंग पॉजिटिव होगी। क्लियर। तो यही चीज़ बता रही कि भाई यहाँ पर ये जो सी बार है ये माइनस सी बार, तो ये क्या होता है, ये ऑटोनोमस सेविंग। ये क्या होता है, ऑटोनोमस सेविंग, स्वायत्त बचत जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों का डायग्राम हमने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया आपको कि भाई दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा। ये दोनों की कंबाइंड टेबल आ गई हमारे पास। ठीक है। तो भाई ये इनकम थी, यहाँ पर इनकम जब 40 थी तो सेव इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो गए, तो सेविंग किसके बराबर आ गई थी, जीरो के बराबर आ गई थी। तो जब इनकम बढ़ी हुई कंजप्शन से, तो इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है, तो सेविंग क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और इससे पहले ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इनकम छोटी थी कंजप्शन ज़्यादा था, तो सेविंग क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये डायग्राम आपको समझाना पड़ता है और ये तीनों रिलेशन आपको एक्सप्लेन करने पड़ते कि कहाँ पर क्या है। और ये टेबल आपकी दोनों की कंबाइन, ये एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ये सेविंग फंक्शन से और कंजप्शन फंक्शन से 101% क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है कि ड्राइव सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड ड्राइव कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। क्लियर है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें आ जाता है सी डिवाइड बाई वाई। तो जो यहाँ पर जो ये टेबल है, इसमें आप हर एक लेवल पर कि APC निकालना है, तो C डिवाइड बाई वाई, C की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइड बाई 0 पहले पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर 30/20, थर्ड से अगले पॉइंट पर 40/40, ऐसे करके हम ये जो है APC निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मतलब इनकम का कितना पोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा एवरेज APC दिखाता है। अब ऐसे ही एक होता है APS कि इनकम का कितना पोर्शन हम बचा रहे हैं। या देखो इनकम में दो ही पार्ट हो सकते हैं भाई, इनकम का कितना पैसा या तो खर्च किया जाएगा या कितना पैसा उसका सेव किया जाएगा। तो इनकम का कितना हिस्सा हम सेव कर रहे हैं वो APS दिखाता है, और इनकम का कितना हिस्सा हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा APC दिखाता है। और APC और APS दोनों का जो टोटल है वो कितना होता है, हमारा 1 होता है। क्यों होता है ये, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगला MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब वो क्या होता है, उसके लिए देखो एक मिनट, ये यहाँ पर होना चाहिए था हमारा, ये वाई होना चाहिए था, मैंने कर दिया। MPC क्या होता है कि इनकम में चेंज होने से कंजप्शन कितना चेंज होगा, इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज होगा वो हमारा MPC दिखाता है। और MPS क्या दिखाता है कि इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज होगा वो हमारा MPS दिखाता है। और दोनों का टोटल देखो, APC APS का टोटल कितना आता है 1, MPC और MPS का टोटल भी कितना आता है 1। यहाँ से APC और APS के जो ट्रू फॉल्स हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेते एक बार, एक एक नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब APC क्या होता है देखो, C/Y ग्रेटर देन 1, अगर y उस तरफ चला जाता है तो क्या C ग्रेटर देन y, क्या ये ठीक है, क्या कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। स्टार्टिंग में यही था जब जीरो लेवल ऑफ इनकम था, जैसे इस टेबल में भी हमने दिखाया कि भाई जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो कंजप्शन हमारा 20 है, तो
कंजप्शन बड़ा हो सकता है इनकम से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सही है। यहाँ पर क्या APS ग्रेटर देन 1 मतलब S/Y ग्रेटर देन 1, तो S ग्रेटर देन Y, क्या सेविंग इनकम से बड़ी हो सकती है? जवाब है नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा गलत। तो APC लेस देन 1, क्या APC 1 से कम हो सकता है? तो C/Y लेस देन 1, तो C लेस देन Y, क्या कंजप्शन इनकम से छोटा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजप्शन छोटा हो जाता है इनकम से, तो ये चीज़ ठीक है। क्या APS लेस देन 1 कि S/Y लेस देन 1, तो सेविंग लेस देन वाई क्या होगी हमेशा? हाँ बिल्कुल हमेशा होगी, कि इनकम से छोटी ही सेविंग हमेशा होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। APC इज इक्वल टू 1, APC इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? C/Y इज इक्वल टू 1, मतलब C इज इक्वल टू वाई। क्या कंजप्शन और सेविंग जो ये है, कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर हो सकते हैं? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट पर दोनों बराबर होते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर APS इज इक्वल टू 1, S/Y इज इक्वल टू 1, सेविंग इज इक्वल टू इनकम, तो क्या ये दोनों पॉइंट होंगे? क्या सेविंग और इनकम दोनों बराबर हो सकते हैं? हाँ बराबर होंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर। अगला APC इज इक्वल टू 0 मतलब C/Y इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0, क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब बेसिक वो खर्चा जो हमें करना ही होता है, तो कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। क्या APS एक सेकंड मैं यहाँ पर गलत बता गया आपको। क्या सेविंग और इनकम कभी बराबर नहीं हो सकते? कभी भी सेविंग और इनकम कभी भी बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग मैंने ध्यान नहीं दिया, फ्लो में मैं आपको बोलता चला गया, तो ये हो जाएगा ऑटोनोमस सेविंग, ये यहाँ पर गलत है। क्लियर है? तो APS इज इक्वल टू 0, APS इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा S/Y इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू 0, तो क्या सेविंग 0 हो सकती है? हाँ बिल्कुल सेविंग 0 हो सकती है। कब होगी? जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होंगे, तब सेविंग हमारी 0 हो जाएगी। ऐसे ही हमारे MPC और MPS से रिलेटेड ट्रू फॉल्स आते हैं। तो क्या MPC 1 से बड़ा हो सकता है? कि मतलब चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन वाई, चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन वाई क्या 1 से बड़ा हो सकता है? कि भाई कंजप्शन का खर्चा बड़ा हो जाए इनकम के खर्चे से। देखो एक साइकोलॉजिकल लॉ होता है, साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहलाता है? कि इनकम अगर बढ़ती है, अगर इनकम में अगर बढ़ती है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ कहता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इनकम के साथ साथ अपना खर्चा और सेविंग दोनों बढ़ाओगे, कोई एक नहीं बढ़ाओगे। भाई जितना इनकम बढ़ गई, मान लिया आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं, 5,000 से अगर 6,000 रुपये अगर आप कमाने लग गए, तो आप 1,000 रुपये जो आपका इनकम बढ़ी है, तो आप सारा का सारा पैसा बचा लो, सेव कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। सेविंग तो बढ़ेगी, सेविंग के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ती है। और एक फॉर्मूला जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई Y इज इक्वल टू C प्लस S होता है, ऐसे चेंज इन Y इज इक्वल टू इनकम का चेंज, तो चेंज इन C प्लस चेंज इन S होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो हम वापस अपना ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। तो क्या है? MPC ग्रेटर देन Y, क्या इनकम के चेंज से ज़्यादा खर्चा चेंज हो सकता है? तो ऐसा क्या होगा? आपने आप सोच के बताओ कि भाई जितना इनकम कंजप्शन में जो खर्चा है, क्या वो इनकम के चेंज से खर्चा ज़्यादा हो सकता है? तो जवाब है नहीं। ऐसे ही हमारा आ जाएगा MPS ग्रेटर देन 1, क्या MPS 1 से बड़ा हो सकता है? मतलब चेंज इन S डिवाइड बाई चेंज इन Y ग्रेटर देन 1, Y उधर जाता है तो चेंज इन S ग्रेटर देन चेंज इन Y, क्या ये हो सकता है? तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये नहीं हो सकता। देखो अगला, कैन MPC लेस देन 1, क्या MPC 1 से छोटा हो सकता है? तो मतलब चेंज इन C अपन में चेंज इन Y लेस देन 1, तो चेंज इन C लेस देन चेंज इन Y। हाँ हमेशा यही होता है कि इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम के मुकाबले कम बढ़ेगा, तो ये चीज़ सही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि चेंज इन S बाई चेंज इन Y लेस देन 1 है, तो मतलब सेविंग का जो चेंज है क्या वो इनकम के चेंज से कम होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इनकम चेंज हो रही है तो कंजप्शन भी तो चेंज हो रहा है, तो सारा का सारा हम ना तो सेव करते ना हम कंज्यूम करते, तो ये भी चीज़ ठीक है। अगला आ जाएगा कि MPC इज इक्वल टू 1, तो मतलब चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y इज इक्वल टू 1, तो चेंज इन C इज इक्वल टू चेंज इन Y, क्या ये होगा? तो ये बात गलत है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ, क्योंकि अगर इनकम चेंज होती है तो सेविंग भी चेंज होगी और कंजप्शन भी चेंज होगा, तो इनकम की चेंज का सारा चीज़ें हम कंज्यूम नहीं करते। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि भाई चेंज इन S इज इक्वल टू चेंज इन Y होगा, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ।
अगली चीज़ यहाँ पर आ गई क्या, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई इज इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, एम पी सी जीरो हो सकता है, मतलब चेंज इन सी इज इक्वल टू जीरो, कि मतलब इनकम में जितना भी चेंज हो या ना हो हम कंजप्शन कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। तो साइकोलॉजिकल लॉ कहता है कि भाई अगर इनकम बढ़ेगी तो आप खर्चा भी ज़रूर बढ़ाओगे, सारा का सारा पैसा सेव नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन सेविंग जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा हमारा। देखो इसके बाद क्या जाता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। देखो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, देखो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी जब आएगी जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हम दो सेक्टर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो दो सेक्टर की इकोनॉमी में जो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो सी प्लस आई हो जाती है, और एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम से डिनोट कर सकते हैं। हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, इनकम से, और इनकम का फॉर्मूला क्या बताया था, सी प्लस एस। तो जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगी, मतलब सी प्लस आई और सी प्लस एस जब बराबर हो जाते हैं तो हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम हो जाता है, अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है। देखो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यहाँ पर है एक्चुअल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा कितना स्टॉक किया जा रहा है एक्चुअल में, और एग्रीगेट डिमांड मतलब रिक्वायर्ड स्टॉक कितना है। अगर एक्चुअल स्टॉक और रिक्वायर्ड स्टॉक अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब यहीं से देखो दो वो बना, अगर सी से सी अगर कैंसिल आउट कर दें, सी और ये सी दोनों अगर कैंसिल आउट हो जाएं तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एस आ जाएगा। आई का मतलब यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश करना प्रोड्यूसर के द्वारा। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जिसको जो आपके थ्योरेटिकल, आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो ये सारे थ्योरेटिकल नोट्स डाल दूंगा यहाँ पर, भले ही मैंने एक्सप्लेन ना कर रखा हो, वो नोट्स में आपको प्रॉपर इसकी थ्योरी आपको ज़रूर मिलेगी वहाँ पर। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है। अगर इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है आपका। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है इनकम ज़्यादा हो या इनकम कम हो या इनकम ना हो, कुछ भी हो, इनकम बढ़े घटे या इनकम शून्य हो, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड रहेगा। वो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये आ गया इनकम, क्लियर है। तो ये ऑटोनोमस, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम ये हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट आपका और यहाँ पर आ जाएगी इनकम, क्लियर है। देखो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। एक होता है एक्स एंटी सेविंग। एक्स एंटी सेविंग इसमें हम आगे यूज़ करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, डिज़ायर्ड सेविंग, कि कितनी या कितनी सेविंग की हम प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कितनी सेविंग हमारी होनी चाहिए, वो एक्स एंटी। देखो एंटी जहाँ पर भी आ गया ना, एंटी का मतलब होता है प्लानिंग करना, कि भाई एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब कितना हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पोस्ट ये वर्ड आता है, पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में कितना हो रहा है। तो पोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग कितनी है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है इकोनॉमी के अंदर। तो ये वर्ड आपको पजल करते हैं, ये वर्ड डाल देते हैं, क्लियर है। देखो अब आगे चलते हैं। इसमें ये हमारा जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको दो बता दी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होने चाहिए, और इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग हमारी वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट सेविंग फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी का मतलब ये क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई, प्लस एम पी एस वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। और दूसरा क्या था हमारा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। वाई तो हमारा हो गया ए एस और ए डी हो गया हमारा सी प्लस आई। हम सी प्लस आई को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एम पी सी वाई प्लस में आई। तो ये दो कंडीशन हो गई हमारी, पहली कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली, क्लियर है। आप इसको लिखो,
या इसको लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा वो जो टेबल हमने पीछे बनाई थी सेम टेबल वही है, 0, 20, 40, 60 कंजप्शन। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम लोगों ने कितना मान लिया, हमने यहाँ पर 10 मान लिया। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना हो गया हमारा 10। तो ऑटोनोमस कंजप्शन कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट है। जब C+I जोड़ देंगे तो C+I ये हमारा क्या जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो दोनों का ऐड कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब देखो इस पोर्शन पर, यहाँ पर इस पोर्शन पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं, यहीं पर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। देख लो ये भी 10 है, वो भी 10 है। एग्रीगेट डिमांड हमारी 60 है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी होगी हमारी 60 होगी। तो इस पोर्शन से पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है, इसको एक बार साफ कर देते हैं। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड 30, एग्रीगेट सप्लाई हमारी 0 है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में देखें तो सेविंग हमारी कम है, इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा है। और इस पोर्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। सेम इनकम वाला है, पहले इनकम वाई, इसको एस को हम क्या बोलते थे, वाई। पहले इनकम छोटी थी, फिर इनकम बराबर होगी और फिर इनकम बड़ी होगी। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। तो ये 2 अप्रोच आ जाती हैं, AD एंड AS अप्रोच और S&I अप्रोच। क्लियर है। इसी अप्रोच को हमने यहाँ पर नीचे सोल्व कर रखा है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब डिमांड हमारी कम है, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, तो क्या होगा। देखो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो मतलब सामान ज़्यादा अवेलेबल है बिकने के लिए, तो जो स्टॉक है वो एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा रहेगा हमारे पास। एक्स्ट्रा स्टॉक होगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड कम है, एक्स्ट्रा स्टॉक होगा। अगर एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है तो हम प्रोडक्शन क्या कर देंगे, क्योंकि सामान बिक नहीं रहा, सामान बिक नहीं है, गोदाम में सामान पड़ा है, तो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है, तो और सामान और प्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन क्या कर दो, प्रोडक्शन कर दो कम। अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेवल वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर लोगों की एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, रोज़गार का लेवल कम हो जाएगा, तो लोगों की जो इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, कम। और इनकम अगर कम हो जाती है तो कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है। तो ये पोर्शन हमारा चल पड़ेगा और ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक हमारी इनकम कम होकर किसके बराबर ना हो जाए, एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं हो जाए। तो ये प्रोसेस जो हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, तो क्या होगा। इसके हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में, मैं नोट्स में बोल रहा हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर दोनों के डाल दूंगा, यहाँ पर भले ही एक्सप्लेन ना कर रखे हो। तो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, अब सॉरी मैं ये पढ़ने लग गया था, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, तो क्या होगा, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, हमारे पास बेचने के लिए उतना सामान नहीं है। तो इसका काम का कारण क्या होगा कि भाई जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, प्रोडक्शन को क्या करो, बढ़ाओ। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो इनकम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इनकम बढ़ती है तो साथ के साथ डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा कि जब तक हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर ना हो जाएं, तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा। तो ये AD एंड AS अप्रोच से था। अगला आ जाएगा हमारा S&I अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, मतलब आप सेव ज़्यादा कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कम कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट किसके पास किया जाता है, सेकंड सेक्टर के पास, प्रोडक्शन सेक्टर के पास इन्वेस्ट किया जाता है। अगर सेविंग ज़्यादा कर रहे हो, पैसा बचा ज़्यादा रहे हो, पैसा खर्च नहीं कर रहे, बचा ज़्यादा रहे हो, इन्वेस्ट कम कर रहे हो, तो क्या होगा, सेविंग अगर ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो, सेविंग ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, ऑब्वियसली कम है। एक्सपेंडिचर कम होंगे तो मतलब डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा,
कम होगा, रोजगार का लेवल क्या होगा, कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम है तो इनकम लेवल भी क्या होगा, कम होगा, और इनकम लेवल अगर कम हो गया तो सेविंग भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि सेविंग कम होकर किसके बराबर नहीं हो जाती, इन्वेस्टमेंट के इक्वल टू नहीं हो जाती। तो ये यहाँ पर ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा। अगला प्रोसेस क्या है, अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है तो क्या होगा। अब देखो सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो सेविंग कम का मतलब क्या है, आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो, कंजम्पशन ज़्यादा मतलब खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, खर्चा ज़्यादा कर रहे हो मतलब आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, डिमांड ज़्यादा होगी, खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो अब प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है तो आपका इनकम लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो के साथ सेविंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस आपका जब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर नहीं हो जाते। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका S&I अप्रोच, एस और AD और AS अप्रोच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इन दोनों को आप कैसे भी करके याद कर लेना, ये अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। APC APS MPC MPS से न्यूमेरिकल 100% हो गया आपका। और यहाँ से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से यहाँ से पेपर क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब इसके अलावा हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं एक और, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस, निवेश गुणक प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ से आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 101% क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आप इसको लगा लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है क्या, देखो क्यों इसका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों हम साथ के साथ पढ़ेंगे। नोट्स इसके मैं ऑलरेडी जो नोट्स डालूंगा ग्रुप में, मैं उसमें थ्योरेटिकल नोट्स आपका पूरा का पूरा थ्योरी का आपका क्वेश्चन बनाकर वहाँ पर डाल दूंगा, इसको बाइलिंगुअल डालूंगा। देखो अगर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा जाता है। अगर देखो ये इन्वेस्टमेंट कहीं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आया तो किसी न किसी के तो पास आया होगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कि किसी न किसी की इनकम तो इंक्रीज़ होती है, इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो किसी न किसी की इनकम इंक्रीज़ हुई होगी। अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम साइकोलॉजिकल लॉ पढ़ चुके हैं कि वो अपना कंजप्शन भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। साथ के साथ वो अपनी सेविंग भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्लियर है। लेकिन हम सेविंग पे यहाँ पर नहीं जा रहे। अगर लिखना चाहो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर कि भाई इनकम के साथ साथ सेविंग भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर देखो अगर आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ होता है तो कंजप्शन इंक्रीज़ होने से आपने खर्चा बढ़ा दिया, तो खर्चा अगर बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ने से किसी और की तो इनकम बढ़ेगी ना, क्योंकि अगर आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो तो किसी और की तो इनकम। और देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया किसी इकोनॉमी में हम मान लेते हैं कि भाई किसी के पास अगर कोई पैसा आ रहा है, वो उसका 50% वो पैसा खर्च कर रहा है, मतलब इनकम बढ़ने से वो 50% पैसा खर्च कर देगा। MPC की वैल्यू हमने 0.5 मान ली। हम लेट करते हैं कि भाई एक इकोनॉमी में के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर दिया 100 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ से इंक्रीज़ कर दिया, 100 करोड़ से। तो किसी की इनकम कितने से इंक्रीज़ हुई होगी, 100 करोड़ से इनकम इंक्रीज़ हुई होगी। तो इनकम इंक्रीज़ हो रही है 100 करोड़ से, तो वो उसका आधा बचाता है, आधा पैसा खर्च करता है। तो चेंज इन कंजप्शन कितना हो गया, 50 करोड़। तो 50 करोड़ वो एक्स्ट्रा खर्च करेगा। पहले जो खर्च कर रहा था वो तो कर ही रहा था, अब 50 करोड़ वो एक्स्ट्रा खर्च करेगा। तो एक्स्ट्रा खर्च जिसके पास भी क्या होगा, एक व्यक्ति की खर्च दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, इनकम होती है। जैसे आप किसी से भी कोई भी सामान खरीद कर लाते हो तो वो पैसा आपके लिए खर्चा है, तो लेकिन जिससे आपने सामान खरीदा है उसके लिए तो वो इनकम है। मतलब एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की क्या होता है, इनकम होता है। तो ये जो 50 करोड़ यहाँ पर जो ये खर्च किए गए हैं, ये किसी न किसी की इनकम है। तो इनकम कितने से इंक्रीज़ कर देगा, वो किसी और की 50 करोड़ की। अब जिसकी ये इनकम इंक्रीज़ हुई है वो उसका आधा पैसा क्या कर देगा, बचा लेगा, आधा पैसा खर्च कर देगा। अब ये जो 50 करोड़ 25 करोड़ जो उसने खर्च किए हैं वो किसी की क्या हो जाएंगी, इनकम हो जाएंगी। किसी की क्या हो जाएंगी, वो इनकम हो जाएंगी। तो वो जो जिसकी ये 25 करोड़ की इनकम हुई है वो उसका आधा पैसा खर्च कर देगा, 12.5 करोड़ रुपए वो खर्च कर देगा। अब ये किसी और की इनकम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये इसका आधा पैसा खर्च कर देगा, 6.25 करोड़ पैसा खर्च कर देगा। अब ये जो
किसी और की इनकम हो जाएगी, ये उसका आधा खर्च कर देगा। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। नीचे से करके अगर इनकम टोटल करें कि भाई जब तक ये पैसा जीरो नहीं हो जाता, तो टोटल करके देखें तो जो ये हमारा चेंज इन इनकम था, इसका जो टोटल आएगा हमारा वो कितना करोड़ आ जाएगा, 200 करोड़ आ जाएगा। और चेंज इन सी का अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना करोड़ आ जाएगा, 100 करोड़। और चेंज इन एस का भी अगर हम टोटल करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 100 करोड़। अगर यहाँ पर अगर हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो कितना था, 100 करोड़। वो कितना था, 100 करोड़। तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ से बढ़ता है, 100 करोड़ से, तो जो इनकम हमारी वो कितने करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी, 200 करोड़ से। तो मतलब इनकम हो जाएगी हमारी डबल। देखो वो कैसे पता चला, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। तो जो के का फॉर्मूला हुआ तो वो बताता है कि भाई पहले हम इन्वेस्ट करेंगे या पहले इनकम होगी, पहले किस में चेंज करेंगे, इन्वेस्टमेंट में। तो पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, पहले फर्स्ट फ्लोर, तो ऑब्वियसली बात है ग्राउंड फ्लोर। तो पहले इन्वेस्टमेंट में चेंज करो, उसके बाद किस में चेंज होगा, इनकम में चेंज होगा। तो इन्वेस्टमेंट का चेंज, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस बताता है। और इसका एक और फॉर्मूला ये आ जाता है हमारा 1/MPS। फॉर्मूला मैं यहाँ पर यह डिस्कस नहीं कर रहा, ना बता रहा ये फॉर्मूला आया कैसे, तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे। तो रिवीजन पर्पज से बन रही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/MPS, और इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - MPC, क्योंकि हमें पता है कि MPC और MPS दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने इसमें लेट किया था कि भाई MPC की वैल्यू है 0.5। अगर हम इसमें MPC की वैल्यू 0.5 रख देते हैं तो 1/1 - 0.5 जो कि वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 0.5, पॉइंट हटकर ऊपर 0 कैंसिल आउट होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमें पता था कि भाई K इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई होता है। K इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 100 करोड़। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो चेंज इन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 करोड़। तो ये हमें यहाँ से पता चला था। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस विद एन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर समझ लिया। तो आपने क्या समझा कि भाई अगर इनकम में चेंज होती है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो इनकम में चेंज होगा, इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में चेंज होगा, और कंजप्शन में चेंज होने से दोबारा इनकम में चेंज होगा। और ये चेंज ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पर जब तक कि कंजप्शन करने लायक हमारे पास इनकम, मतलब इनकम जीरो नहीं हो जाती, मतलब कंजप्शन हमारा जीरो नहीं हो जाता। तो ये प्रोसेस जब तक हमारा चलता रहेगा। क्लियर है। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड। वो क्या होते हैं, देखो उससे उनको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ लेते हैं। वो क्या होती है, एक आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन पर हमारे देश की इकोनॉमी में क्या जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी को काम मिल गया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो काम करने का इच्छुक है उन सभी को काम मिल गया। भले ही हमारे देश की आबादी 100 करोड़ मान लेते हैं हम, 150 करोड़ वैसे तभी तो 140 करोड़ ले लेते हैं। 140 करोड़ की आबादी में से हम मान लेते हैं 2 करोड़ लोग ही काम करना चाहते हैं, और सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही काम मिल गया। जो काम करना चाहता है सभी को काम मिल गया, जो नहीं करना चाहता उसकी बात कोई नहीं करता, ना हम कर रहे। तो जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं सभी को काम मिल गया, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक आ जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब जितने लोग काम करना चाहते थे उनमें से सभी को काम नहीं मिला। जैसे एग्जांपल लिया था 2 करोड़, 2 करोड़ लोग काम करना चाहते थे लेकिन काम मिला 1 करोड़ 80 लाख को। तो 1.80 करोड़ को काम मिला, काम कितना करना चाहते थे, 2 करोड़। तो वो इस सिचुएशन हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाती है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब ये सिचुएशन कब आती है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। अगर आते हैं देखो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, काम मिल रहा था नहीं करना, अपनी इच्छा से जो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है कि भाई मेरी इच्छा है मैं काम नहीं कर रहा। अगला आ गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इच्छा तो है काम करने की लेकिन काम नहीं मिल रहा। इच्छा तो है काम करने की, काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, वो कुछ भी हो सकता है कि भाई अभी मतलब वॉलंटरी है, करंट वेजेस रेट कम है, मैं नहीं कर रहा। या इनवॉलंटरी है, बोला भाई काम दिला दो, कहीं भी काम दिला दो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी काम नहीं मिल रहा। इच्छा तो है काम करने की लेकिन काम नहीं मिल रहा। अगला आ जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला आ गया नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, देखो इकोनॉमी में साइकिल चलती रहती है,
एक बार इन्फ्लेशन आएगा, एक बार डिफ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में बताता हूँ अभी क्या होता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता घटता रहता है। तो जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बिजनेस साइकिल की वजह से जो चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से जो बेरोजगारी बढ़ती या घटती रहती है, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, कभी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वजह से सप्लाई भी चेंज होती रहती है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी चेंज होता रहेगा। तो वो सिचुएशन हमारी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम डेफिसिट डिमांड का और एक पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड का। डेफिसिट डिमांड न्यून मांग जिसको हम बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड न्यून मांग, ये क्या होता है न्यून मांग। देखो डायग्राम बनाते हैं हम। ये 45 डिग्री पर इनकम, ये थी हमारी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पर, मतलब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर है, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर थे। किसी कारणवश हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई, किसी कारणवश हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। मतलब जो हमने प्लान किया फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो आना चाहिए था वो हमारा कम हो गया, प्लान्ड, ये आ गया हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो पोर्शन है ये तो हमारा का हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु, और ये हो जाएगा हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो ये पोर्शन है, जो ये कम हुआ है, ये हमारा पोर्शन हमारा डेफिसिट डिमांड, जिसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप हम इसी को बोलते हैं। तो ये पोर्शन हमारा आ जाएगा। अब कोई पूछ लेगा भाई डिफ्लेशनरी गैप कैसे निकलता है, तो डिफ्लेशनरी गैप निकलेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड फुल में से हम एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट होने के, डिमांड क्यों कम होगी, कारण क्या है, कारण क्या है डिमांड कम होने के। तो कारण क्या है एग्रीगेट डिमांड कम होने के, देखो कारण सेम है, चाहे एग्रीगेट डेफिसिट डिमांड हो चाहे इन्फ्लेशन हो। कारण क्यों जिस सेक्टर कितने थे, 4 सेक्टर थे। पहला सेक्टर कौन सा था, हाउस होल्ड सेक्टर, तो हाउस होल्ड क्या करता था, कंजप्शन। दूसरा सेक्टर क्या था, प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता था, इन्वेस्टमेंट। थर्ड सेक्टर क्या आ गया हमारा, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है और क्या लगाता है, टैक्सेस लगा देता है। फोर्थ सेक्टर क्या जाता है हमारा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है और हमारा इंपोर्ट करता है। तो यही कारण है, हमें डिमांड कम करनी है, डिमांड कम करनी है मतलब खर्चा कम कर दो। अगर आप कंजप्शन कम कर देते हो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम कर दोगे तो क्या होगा, कंजप्शन कम हो रहा है, खर्चा कम कर रहे हो, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, कम, इन्वेस्ट कम कर रहे हो पैसा, कंपनी वालों के पास पैसा कम आ रहा है तो प्रोडक्शन कम होगा, वही चीज़ प्रोडक्शन कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम, सेम चीज़ चल पड़ेगी। गवर्नमेंट ने भी अपने एक्सपेंडिचर क्या कर दिए, कम कर दिए। सरकार एक्सपेंडिचर क्या कर रही है, कम कर रही है। एक्सपेंडिचर कम करेगी, रोड पुल हॉस्पिटल डैम वगैरह कम बनाएगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो सेम चीज़ यहाँ पर चल पड़ेगी। दूसरा टैक्स रेट बढ़ा दे, अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी, सरकार ने टैक्स रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ गया तो क्या होगा, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, आपके पास पैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा तो आप लोग जो है वो डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे मतलब पैसा खर्च कम करोगे, खर्च कम करोगे तो आपकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो वही एम्प्लॉयमेंट लेवल वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह वही सेम चीज़ चल पड़ेगी। अगला आ गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सामान को बाहर बेचना। अगर हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, सामान हमारा बाहर कम बिकने लग गया, एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए, एक्सपोर्ट कम होंगे मतलब उससे क्या होगा, देश के अंदर प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा तो लोगों का इनकम लेवल कम हो जाएगा, डिमांड कम होती आ जाएगी, तो वही हमारा डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। अगला है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से सामान खरीदना, आयात जिसको हम बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, आयात ज़्यादा है, बाहर से सामान ज़्यादा ले रहे हैं तो देश का पैसा देश के बाहर ज़्यादा पैसा जा रहा है। जब देश का पैसा देश से बाहर ज़्यादा जाएगा तो देश में पैसे की कमी होगी, देश में पैसे की कमी होगी तो देश के अंदर डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और हमारा कौन सा क्रिएट हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। और इसका इफेक्ट जो है वो प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट। तो इफेक्ट 3 चीज़ों पर देखा जाता है। पहला प्राइस, प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो कोई सामान खरीद नहीं रहा तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो प्राइस को कम किया जाएगा कि भाई लोग खरीद लो। दूसरा एम्प्लॉयमेंट लेवल,
एम्प्लॉयमेंट लेवल, रोजगार का लेवल क्या होगा, वो भी गिरेगा क्योंकि डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, गिरेगा, बार बार यही। दूसरा इनकम लेवल क्या होगा, इनकम लेवल भी गिर जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लेवल ही नहीं है, तो इनकम का लेवल भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्लियर है। तो ये इफेक्ट हमारे देखे जाते हैं प्राइस पर, एम्प्लॉयमेंट पर और इनकम पर। क्लियर है। अब इसके बाद देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप। देखो इसको ठीक कैसे करें वो इकट्ठा पढ़ेंगे। अब अगला पढ़ते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, जिसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, वहाँ पर डिमांड कम थी, वहाँ पर डिमांड कम थी, तो हम इसको हम लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो डिमांड ज़्यादा होगी। इसका भी डायग्राम बनाते हैं। इनकम हमारी 45 डिग्री पर, एग्रीगेट डिमांड ये हमारी फुल है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। जो हमने प्लान की थी वो हमारी प्लान ऊपर चलेगी, ऊपर शिफ्ट होगी, नीचे शिफ्ट हो जाती है तो डिफ्लेशनरी गैप। अगर ऊपर शिफ्ट होगी तो ये आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड प्लान। ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, कारण क्या हुआ, देखो ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्सेस एम्प्लॉयमेंट पे चला गया, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम उस पे चला गया। तो ये जो पोर्शन क्रिएट हुआ ये हमारा हो जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। स्फीतिक अंतराल हम उसको बोलते हैं, उसको अस्फीतिक अंतराल, ये स्फीतिक अंतराल इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप कैसे निकलता है, इन्फ्लेशनरी गैप कैसे निकलेगा, तो इन्फ्लेशनरी गैप निकलता है हमारा एग्रीगेट डिमांड प्लान में से एग्रीगेट डिमांड फुल माइनस कर देते हैं। वहाँ पर फुल में से प्लान माइनस हुआ था, यहाँ पर प्लान में से फुल माइनस होगा, तो हमारा एग्रीगेट जो है इन्फ्लेशनरी गैप ये हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आती है इनकम एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमारा आ जाती है क्या, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है। चल ये था हमारा ये। अब इसके भी देखो कारण क्या है, तो सेम कारण है, उसके वाइट से लेंगे, मैं इसका येलो से लिख देता हूँ। देखो कंजप्शन अगर हम ज़्यादा कर देंगे, कंजप्शन ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सेम चीज़ें यहाँ पर चल पड़ेंगी। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर अपने बढ़ा दे तो वही सेम चीज़, रोड हॉस्पिटल डैम वगैरह ज़्यादा बनाएगी तो रोज़गार बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेंगे, लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। अगर सरकार टैक्स रेट कम कर दे तो कर घटा दिया, टैक्स घटा दिया, आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा खर्च करोगे, ज़्यादा खर्च करोगे, वही कंजप्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, सेम चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपोर्ट बढ़ गई, बाहर ज़्यादा सामान बिकने लग गया, बाहर ज़्यादा सामान बिकने का मतलब क्या है, देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, खर्चा ज़्यादा करेंगे, सेम चीज़ वही हो जाएगी यहाँ पर सेम। इंपोर्ट कम हो गए हमारे, बाहर से जो हम सामान खरीदते थे वो क्या हो गया, इंपोर्ट हमने क्या कर दिया, बाहर से सामान खरीदना कम कर दिया। तो बाहर से कम खरीदेंगे तो देश से खरीदेंगे, तो देश का पैसा बाहर जाने से बचा, देश में यूटिलाइज होगा, देश के अंदर पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशनरी, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो इफेक्ट देखते हैं। देखो प्राइस लेवल, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है यहाँ पर, बढ़ रही है, डिमांड लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। अब एम्प्लॉयमेंट लेवल, अब एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, स्थिर रहेगा। अब कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था, जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी को काम मिल गया, जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी को काम अगर मिल जाता है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाती है। अब उसके अलावा कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, सिर्फ इनकम बढ़ती है और प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब इनको ठीक कैसे करें, इनको ठीक करने के लिए दो पॉलिसी हमारे पास, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी, तो यहाँ पर मैं ऐसे रफली समझा रहा हूँ, इनके थ्योरेटिकल मैं नोट्स में ऑलरेडी डाल दूंगा। टाइप्ड जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में होंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिया था मैंने ऑलरेडी, होडा स्टडी टिप्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो अगर नहीं देखी हैं
तो वो एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर ये इकोनॉमिक्स फॉर 12th क्लास होगा, उसमें ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट में है अब, और डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा। फिस्कल पॉलिसी के अंदर पहले हम फिस्कल पॉलिसी कर लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, वो इसके बाद देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी पहले ख़त्म कर लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या। पहला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी किसके, देखो पहले तो हम ये देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है। तो फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, बजट के माध्यम से। बजट चैप्टर, इसके बजट जो यूनिट है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सरकार द्वारा यूज़ किए जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाते हैं, क्यों बनाता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी जो गैप ऊपर क्रिएट हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब मंदी, दोनों को कंट्रोल करने के लिए, या हम बोल दें कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि महंगाई और मंदी दोनों किससे वो ही हैं? पैसे से। अगर देश के अंदर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई आ जाएगी, अगर देश के अंदर पैसा कम हो जाएगा तो मंदी आ जाएगी। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी RBI के द्वारा बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो पहला इंस्ट्रूमेंट आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। तो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अगर सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन में क्या है? इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। डिफ्लेशन में क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम होगा। ये बात आप ध्यान रखना, चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो इन्फ्लेशन को ठीक करना है, मतलब पैसा ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, उसको कम करना है। तो उसको कम करने के लिए सरकार को पता है ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो हम पैसा खर्च कम करेंगे। तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देती है? कम कर देती है। सरकार एक्सपेंडिचर कम करेगी, रोड कम बनाएगी, हॉस्पिटल कम बनाएगी, स्कूल्स कम बनाएगी, पब्लिक वेलफेयर के कामों पर ज़्यादा कम खर्चा होगा, एजुकेशन सेक्टर पर कम खर्चा होगा। उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, रोज़गार का लेवल है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा तो लोगों का इनकम लेवल क्या हो जाएगा? कम होगा। इनकम लेवल कम होगा तो डिमांड और कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन और कम होगा, प्रोडक्शन और कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल और कम होगा। तो धीरे धीरे इकोनॉमी में पैसा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो है इन्फ्लेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन कब ठीक होगी? जब सरकार अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर दे? कम कर दे। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो इसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, वाइस वर्सा, तो वो डिफ्लेशन से किसी वजह से ठीक हो जाएगी। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा टैक्सेस। वो क्या है? टैक्सेस। तो टैक्सेस से कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक किया जाता है? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा कम है। तो टैक्सेस, अगर सरकार टैक्स रेट बढ़ा दे या कम कर दे। देखो इन्फ्लेशन में पैसा क्या है? ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है तो पैसा कम करना है आपके पास, तो पैसा कम करने के लिए सरकार टैक्स रेट बढ़ा देगी। पैसा कम करने के लिए सरकार ने टैक्स रेट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। आपसे ज़्यादा टैक्स लिया, ज़्यादा टैक्स लोगे तो आपके पास पैसा क्या हुआ? कम बचा। पैसा कम होगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन लेवल क्या होगा? कम होगा। उत्पादन का स्तर कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का लेवल क्या होगा? कम होगा। रोज़गार कम होंगे तो इनकम क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो यही सेम चीज़ चलती रहेगी। तो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए तो टैक्स रेट सरकार को क्या करने चाहिए? बढ़ाने चाहिए, और इसका उल्टा वाइस वर्सा डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड इंस्ट्रूमेंट आ गया हमारा, उसमें आ जाएगा बोरोविंग फ्रॉम RBI। बोरोविंग फ्रॉम RBI से उधार। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए सरकार क्या करेगी? देखो RBI से उधार। अब सरकार, एक बात आ रही है उधार, तो सरकार उधार कब लेती है? जब सरकार को खर्च ज़्यादा करना हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना हो। सरकार के पास पैसा कम आया है, सरकार को पैसा खर्च ज़्यादा करना है, तो सरकार क्या लेती है? उधार। लेकिन इन्फ्लेशन में हमने यहाँ पर देखा, इन्फ्लेशन में सरकार अपना खर्चा क्या कर देती है? कम कर देती है। तो अगर सरकार अपने खर्चे कम कर देगी और टैक्स क्या कर देगी? सरकार टैक्स बढ़ा देगी, मतलब अपनी इनकम को बढ़ा देगी। खर्चे कम कर रही है, इनकम बढ़ा रही है, समझ रहे हो ना? खर्चा कम कर दिया, इनकम बढ़ा दिया, तो उधार लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो इन्फ्लेशन के अंदर जो सरकार RBI से उधार
कम लेती है। वहीं अगर डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन में सरकार अपने खर्चे क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और टैक्स रेट क्या कर देगी, कम कर देगी। मतलब इनकम घटा दी और खर्चे बढ़ा दिए तो पैसा तो कम होगा, और पैसा कम होगा तो आरबीआई से उधार लेने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, या पब्लिक बोरोइंग जिसको हम बोल देते हैं पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से जनता से उधार, या पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, जनता से उधार, सार्वजनिक उधार जिसको हम बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। देखो सरकार कैसे पब्लिक से उधार लेती है, तो सरकार जारी करती है बॉन्ड। क्या जारी करती है, बॉन्ड। अब बॉन्ड कहाँ मिलते हैं, डाक पोस्ट ऑफिस वगैरह में, आपका बैंक वगैरह में ये बॉन्ड मिल जाते हैं। तो आम पब्लिक क्या करती है, बॉन्ड को परचेज कर लेती है। क्यों, अब देखो इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज़्यादा था तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है आपको। तो उन्होंने देखा कि भाई सरकार ने बॉन्ड निकाले हैं, 1,000 रुपये का बॉन्ड है, 1,000 रुपये का एक बॉन्ड है, जो अभी वर्तमान में 900 रुपये का हमें मिल रहा है। 1,000 रुपये का बॉन्ड कितने रुपये मिल रहा है, 900 रुपये मिल रहा है। तो वो परचेज कर लेंगे इसको, और इस बॉन्ड पे प्राइस था, वो वैल्यू, इसका टाइम पीरियड था 1 साल। तो आपने 1,000 का बॉन्ड कितने में परचेज किया, 900 में परचेज किया। और जब आप 1 साल बाद जब इस बॉन्ड को वापस पोस्ट ऑफिस में दोगे, उस कागज़ को जो आपको मिला है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपके साथ हुआ है, उसको जब आप वापस अगर पोस्ट ऑफिस में दोगे, तो उस 900 रुपये के बॉन्ड का जो आपने 900 में परचेज किया था, उसके बदले में कितने रुपये मिलेंगे आपको, 1,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे होता है जैसे इस पर 10% डिस्काउंट पे आपको मिला। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 10% सरकार ने बोल दिया 10% आपको रिटर्न मिलेगा, 1,000 का आपने खरीद लिया तो 1,100 में जाएगा, नहीं, वो 10% कम में मिलता है। 1,000 की चीज़ 900 में मिलेगी, या 1,000 की चीज़ 950 में मिल रही है, 850 में मिल रही है, ऐसे और जाएगी कितने में, 1,000 में। तो आपने 1 साल पहले 900 में लिया था, अब 1 साल बाद आप उसको 1,000 रिटर्न करके 1,000 रुपये आप ले सकते हो। तो ये बॉन्ड आपके बिक रहे थे, आपके पास पैसा ज़्यादा था, तो सोचा यार स्कीम अच्छी है और फिक्स्ड पैसा है, पैसा डूबने के चांसेस कम है, आपने बॉन्ड परचेज कर लिए। अब बॉन्ड परचेज कर लिए तो धीरे धीरे पब्लिक के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पैसा कम होगा तो क्या ठीक होगा, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी। तो सरकार इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए पब्लिक से उधार ज़्यादा लेती है, पब्लिक से उधार ज़्यादा लेती है, ताकि पब्लिक के पास पैसा कम हो जाए, पैसा कम हो तो उनकी डिमांड कम हो जाए। क्लियर है। और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए पब्लिक से उधार कम लिया जाएगा। तो ये था हमारा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए फिस्कल पॉलिसी। अब इसके बाद देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी को 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दोनों को हम बारी बारी से पढ़ते, पहले सारे इंस्ट्रूमेंट देख लेते, बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा। पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं बैंक रेट। पहला क्या है, बैंक रेट। देखो एक है आरबीआई, एक कौन है, आरबीआई, और है कमर्शियल बैंक, और क्या है, कमर्शियल बैंक। आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को क्या देता है, लोन देता है। आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को लोन देगा वो रेट बैंक रेट कहलाती है, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, बैंक दर हिंदी में नाम है। तो वह दर जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा है, लोन कितने समय के लिए, फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए। और लंबा समय कितना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं। तो वह रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है वो रेट बैंक रेट कहलाता है, लंबे समय के लिए। अब देखो कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं, जहाँ पर आम पब्लिक खाता खुलवाती है, सारे बैंक, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, वे सारे कमर्शियल बैंक कहते हैं। अब कमर्शियल बैंक किसको उधार देते हैं, वो देते हैं पब्लिक को। वो किसको उधार देते हैं, पब्लिक को, आम जनता को, आपको, हमें वो उधार देते हैं। अब आरबीआई को ये बात पता है, और आरबीआई को ये भी बात पता है या तो इन्फ्लेशन होगी सिचुएशन या डिफ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन में आरबीआई पता जानता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, और आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अगर लोन उधार देता है, पैसा देता है, तो वो कमर्शियल बैंक किसको पैसा दे देते हैं, वो पैसा पब्लिक को दे देते हैं। आरबीआई को ये भी बात पता है। और अगर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को सस्ती ब्याज की दर पर उधार देगा तो कमर्शियल बैंक भी आगे पब्लिक को सस्ती ब्याज की दर पर उधार देंगे। क्लियर है ना। तो आरबीआई चाहता है इन्फ्लेशन में पब्लिक के पास पैसा कम जाए,
पब्लिक के पास पैसा कम जाए। तो पैसा कम पब्लिक कब लेगी? जब उसको महंगा लोन मिलेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। हाई रेट होगी जब इंटरेस्ट की, तब वो लोन क्या कर देंगे? तो वो लोन लेना कम कर देंगे। तो ये आरबीआई जानता है ये बात। तो आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब महंगी ब्याज की दर पर कमर्शियल बैंक को लोन देगा। तो अगर इनको लोन महंगा मिलेगा तो ये आगे लोन महंगा देंगे, पब्लिक को लोन महंगा देंगे, और पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक लोन लेना कम कर देगी। और कौन सी सिचुएशन ठीक हो जाएगी? इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? और डिफ्लेशन में बैंक रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। सेकंड आ जाता है रेपो रेट। सेकंड क्या आ जाता है? रेपो रेट, रेपो दर, जिसको हम रीपरचेजिंग रेट भी बोलते हैं। रीपरचेजिंग रेट सेकंड नाम, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो रीपरचेजिंग रेट, रेपो दर। अब सेम चीज़ यही है, यहाँ पर भी आरबीआई लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो वह रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, या वह रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए। अब छोटा समय कितना? मैक्सिमम 3 महीने। जो 3 महीने तक उधार दिया जाता है वो रेपो रेट पर उधार दिया जाता है, और इसके बदले में कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखवाता है। वहाँ पर कोई भी गिरवी सामान नहीं रखवाता, सिक्योरिटी कुछ ना कुछ गिरवी रखता है। और पब्लिक कमर्शियल बैंक किसको लोन देते हैं? वो लोन देते हैं पब्लिक को। तो सेम चीज़ें यहाँ, अगर ये सस्ता देगा तो उनको सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो लोन ज़्यादा लेंगे। तो इन्फ्लेशन में रेपो रेट को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है, महंगा लोन देता है, ताकि वे आगे महंगा लोन दे पाएँ। तो ये था आपका रेपो रेट। थर्ड आ जाता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। थर्ड क्या आ जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का रिवर्स, यहाँ पर आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंकों को, देखो भाई आप इन्फ्लेशन है, आपको पैसा कमाना है तो पब्लिक से मत कमाओ, उस पैसे को लोन मेरे को दे दो। देखो कमर्शियल बैंकों की औकात नहीं है आरबीआई को लोन देने की। आरबीआई लोन ले रहा है किसको ठीक करने के लिए? सिचुएशन को ठीक करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। तो वह दर जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा अपने पास रखवा लेता है, अपने पास डिपॉजिट करवा लेता है, या आरबीआई वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन ले लेता है, वो दर रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। अब इन्फ्लेशन में लालच दिया जाता है कि आरबीआई कहता है देखो भाई ज़्यादा ब्याज दूंगा, और डिफ्लेशन में वही उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। कहता भाई वो ये कहते भाई इनको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग कस्टमर, जहाँ पर पैसा डूबे ना। तो आरबीआई से अच्छा कस्टमर कौन मिलेगा? कोई नहीं, जहाँ पर पैसा डूबने के चांसेस कम है। लेकिन पब्लिक को ये पैसा उधार देते हैं। कई बार हो जाता है विजय माल्या लोग जैसे लोग पैसा लेते हैं, भाग जाते हैं, तो पैसा रिटर्न नहीं हो पाता। आम जनता को भी पैसा दे देता है तो कई बार पैसा डूब जाता है। लोग इस कंडीशन में नहीं रह पाते कि भाई लोन दिया था वो रिकवर कर पाएँ, हो चुका पाएँ, पेमेंट कर पाएँ, उसकी नहीं हो पाता ऐसा। तो पब्लिक से पैसा निकालना मुश्किल है, लेकिन आरबीआई के पास तो पैसा 100% सेफ है। तो ये भी प्रेफर करते हैं कमर्शियल बैंक भी कि आरबीआई को लोन दे सकें, आरबीआई के पास पैसा रख सकें। तो वहीं डिफ्लेशन में आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है, कहता नहीं दूंगा ज़्यादा ब्याज। तो इनको तो पैसा कमाना है, क्योंकि इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, इतनी जगह पर वो खोल रखा है, इतनी जगह किराया निकालना है, एटीएम इतने खोल रखे, एक एटीएम पे 3-3 गार्ड बैठते हैं, सारा खर्चा इनको निकालना है, प्रॉफिट भी कमा कर देना है। तो इनको तो पैसा कमाना है, तो फिर ये आरबीआई को लोन कम देना स्टार्ट कर देते हैं, तो पब्लिक को ही ज़्यादा देते हैं डिफ्लेशन में। तो डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट कम, इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा। तो 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए। अगला इंस्ट्रूमेंट आ जाता है हमारा फोर्थ, CRR। फोर्थ क्या आता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? देखो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आता है। देखो आपने कुछ पैसा जमा किया, कुछ पैसा वहाँ पर डिपॉजिट हुआ, और कुछ पैसा वहाँ से निकल कर चला गया, बाहर निकल गया। तो जो बचा हुआ पैसा, मान लेते हैं 1000 रुपये आए और 200 रुपये निकल गए। 1000 रुपये आए, 200 रुपये निकल गए, तो बैंक के पास कितने रुपये रहे? 800 रुपये। तो ये 800 रुपये उस बैंक का क्या लाएगा? NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो जो बैंक के पास बचा हुआ पैसा है वो उस बैंक का क्या कहलाता है? NDTL कहलाता है। तो आरबीआई कहता है हर एक कमर्शियल बैंक को, देखो भाई आपका जो NDTL है, उस NDTL का कुछ परसेंट पैसा आप डिपॉजिट करो। बोले जी कहाँ डिपॉजिट करें? बोला मेरे पास डिपॉजिट करो। तो अब हर एक कमर्शियल बैंक को अपनी जमा राशि का
अपने डिपॉजिट्स का या अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ता है नगद रूप में, कैश, नगद। और जो एनडीटीएल है वो हर महीने के दूसरे शुक्रवार को, सेकंड फ्राइडे को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो हर एक कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट भाग आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, वो आपका सीआरआर होता है। क्लियर है? अब इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है। अब उसमें कैसे यूज़ होता है, आरबीआई को पता है अगर बैंकों के पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया ना तो वो लोन ज़्यादा देंगे, लोन ज़्यादा देंगे तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा ऑलरेडी था तो और ज़्यादा जाएगा तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो आरबीआई कहता है भाई ज़्यादा पैसा मेरे पास रखो इन्फ्लेशन में, ताकि आप लोन कम दे पाओ। वहीं डिफ्लेशन में कम पैसा अपने पास रखवाता है ताकि वो लोगों को लोन ज़्यादा दे पाए। तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट सीआरआर। और नेक्स्ट अगला इंस्ट्रूमेंट आ गया हमारा एसएलआर। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें आरबीआई एक और बात कहता है हर एक कमर्शियल बैंक को, देखो भाई आपके पास जो पैसा आया था, मतलब आपका जो एनडीटीएल है, उस एनडीटीएल का कुछ परसेंट पैसा रिजर्व के रूप में रखो, खुद के पास से रिजर्व के रूप में रखो। तो सारे कमर्शियल बैंक बोले हम पागल हैं क्या कि हमारे पास जो पैसा है उसमें से कुछ आपने अपने पास रख लिया और कुछ पैसा हमारे पास रखवा रहे हो। बोला हम पैसा कैसे कमाएं, फ़ायदा कैसे कमाएं, इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, इतनी ब्रांचेज हैं, खर्चा भी निकालना है, इतने एटीएम है, इतने गार्ड बैठते हैं, इतना खर्चा हो जाता है सारा, वो खर्चा हम कहाँ से निकालें। तो आरबीआई कहता है देखो भाई आप मेरे जो सीआरआर है वो तो कैश रख के जाओगे, जो एसएलआर है ना उसका आप किसी भी सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हो। सिक्योरिटी बोले तो नियर मनी के रूप में, नियर मनी ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, लिक्विड में, वो नियर मनी कहलाती है। मतलब उसमें अपने पास रख लो, कैश रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस यहीं आरबीआई से बात गलती हो गई कि उसने बोल दिया ना कि नियर मनी में आपको रख सकते हो, कैश में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट आया, पहले एक बार इसी को देखते हैं। तो ये पैसा किसके पास रखवा दिया, खुद के पास। अब सवाल ये उठा कि क्यों रखवाया। देखो अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो 1000 रुपये, तो 1000 रुपये आपने पैसा जमा करवाया तो उसका कुछ तो आरबीआई ले जाता है, कुछ अपने पास, और कुछ वो क्या देते हैं, लोन पर दे देते हैं। अगर जिसका ये 1000 रुपये थे अगर पैसा निकलवाने आ गया तो उसके लिए क्या दोगे आप, तो कुछ तो आरबीआई के पास पड़ा है, वो तो एकदम से वापस आएगा नहीं ना, भविष्य में कभी वापस आता। ये आगे चल के आप आगे क्लासेस में सीखोगे। सीआरआर का कभी पैसा बैंक को वापस नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता, ठीक है ना। इसके लिए फिर कभी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। और कुछ पैसा उन्होंने अपने पास रखवाया है, वो इसीलिए ताकि जिसके 1000 रुपये थे अगर वो पैसा निकलवाने आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हो बैंक के पास, मना तो ना कर पाए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद आना या कुछ दिनों के बाद आना। उस सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है कि भाई बैंकों को कहता है कि अपने पास कुछ ना कुछ पैसा रखो, किस फॉर्म में, नियर मनी के रूप में। अगर उस टाइम पे नहीं है तो उस नियर मनी को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। बोला नियर मनी को बेच दो तो पैसा में कन्वर्ट कर लो, पैसा कन्वर्ट कर लो तो दे दो आसानी से। अब इसका यूज़ कैसे करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में एसएलआर का कैसे यूज़ करता है, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको बढ़ा देता है, कहता है ज़्यादा अपने पास रखो, अपने पास ज़्यादा रखोगे तो लोन कम दे पाओगे, लोन कम दोगे तो इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी। वहीं डिफ्लेशन में कहता है कम रखो अपने पास, रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि वे लोग लोन ज़्यादा दे पाएँ तो डिफ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाए। अब देखो एसएलआर से बचने के लिए अगला इंस्ट्रूमेंट आया ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है कि आरबीआई सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज करता है विद कमर्शियल बैंक के साथ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं, जो सिक्योरिटी गिरवी रखवाता है उसकी सेल एंड परचेज करवाता है, सेल एंड, ये तो हो गया आपका परचेज और सेल। तो आरबीआई बेच देता है सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक को, या आरबीआई कमर्शियल बैंक से जो सिक्योरिटीज़ को क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है सिक्योरिटीज़, कोई भी सिक्योरिटी जो गिरवी रखवाई गई थी नियर मनी के रूप में। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो कमर्शियल बैंक ने जो यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी रखी थी, उस सिक्योरिटी को सेल और परचेज करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, ताकि वो कन्वर्ट आसानी से किया जा सके। अब देखो
अब परचेज करेगा सिक्योरिटी को, अगर परचेज कर रहा है तो पैसा किसके पास जाएगा, बैंक के पास। अगर आरबीआई सिक्योरिटी को सेल कर रहा है तो पैसा किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। यहाँ पर कमर्शियल बैंक के पास गया, परचेज कर रहा है, और सेल कर रहा है तो किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। अगर सेल कर रहा है तो इनके पास पैसा कम होगा, अगर परचेज कर रहा है तो इनके पास पैसा बढ़ेगा। यही बात। अब कब चाहता है कि इनके पास पैसा बढ़े, या तो इनके पैसा इनके पास बढ़ेगा या पैसा इनके पास क्या होगा, कम होगा। दो ही काम होंगे। वही देखो, कोई भी गोल्ड, जैसे गोल्ड है, गोल्ड मान लिया, गोल्ड था इनके पास, गोल्ड परचेज कर लिया किसने, आरबीआई ने, तो पैसा किसके पास गया, कमर्शियल बैंक के पास। वहीं अगर गोल्ड यहाँ था तो आरबीआई ने अगर गोल्ड बेच दिया कमर्शियल बैंक को, तो गोल्ड गया इनके पास और पैसा कहाँ पर आ गया, आरबीआई के पास। अब ये दो सिचुएशन होगी, या तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ा दो या कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम कर दो। कैसे, सिक्योरिटी को सेल या परचेज करके। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या होगा, तो इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है, सॉरी आरबीआई क्या कर लेता है, सेल कर देता है, और सिक्योरिटी को क्या कर देगा, बेच देगा, ताकि कमर्शियल बैंकों के पास पैसा क्या हो जाए, कम हो जाए। पैसा कम होगा तो अब वो लोन कम दे पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे, वही सेम चीज़, लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी। और डिफ्लेशन में उसको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। इसके बाद देखो, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं ना, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर बैंक रेट पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, CRR पढ़ा, SLR पढ़ा, और ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा जितने भी पढ़ेंगे हम, वो क्वालिटेटिव गुणात्मक घटक आ जाएंगे, ये मात्रात्मक घटक थे। तो उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो उसके अंदर पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, देखो, आप बैंक से लोन लेने जाते हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हो, गिरवी रखते हो कुछ ना कुछ। जैसे सिक्योरिटी के रूप में हम मनाते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर थे, और प्रॉपर्टी के पेपर थे आपके पास 40 लाख के। तो आपको लोन कितना मिलेगा, पूरा 40 लाख का तो मिलेगा नहीं। मान लिया लोन मिला 32 लाख रुपए का, 32 लाख का, तो कितना पैसा काट कर दिया लोन, 8 लाख रुपए। तो ये 8 लाख रुपए क्या हो जाएगा, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। वहीं अगर 40 लाख की प्रॉपर्टी पर अगर आपको 38 लाख रुपीज़ का अगर लोन मिल जाता तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होता, 2 लाख रुपए। अब आप कौन सी कंडीशन को ज़्यादा प्रेफर करोगे, इसको या इसको? ऑब्वियसली बात है इसको, कि भाई ज़्यादा लोन मिल रहा है हमें, सिक्योरिटी पेपर जितने हैं लगभग उतने के बराबर लोन मिल रहा है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब, जो प्रॉपर्टी आप लोन लेने के लिए दे रहे हो, उस प्रॉपर्टी का वो हिस्सा जो बैंक काट कर लोन देता है ना। तो जो ये 8 लाख रुपए है, जो बैंक सेफर साइड लेकर चलता है, अगर बाई चांस आपने लोन ना दिया तो कुछ ना कुछ तो, अगर प्रॉपर्टी बाई चांस 40 लाख रुपए की अगर ना बिकी तो 40 लाख की, क्योंकि प्रॉपर्टी जब बेचने जाते हैं तो रेट कम मिलता है, लेकिन खरीदने जाते हैं तो रेट ज़्यादा मिलता है। वो इसलिए ही होता है कि यहाँ पर अगर बैंक अगर प्रॉपर्टी की जो आपने रखी है उसको बेचने जाएगा तो रेट ना मिला तो उतना जितना उसने दिया था, तो वो सेफर साइड लेकर चलता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। बढ़ा देगा मतलब भाई 40 लाख की थी प्रॉपर्टी, मार्जिन रिक्वायरमेंट 8 लाख से बढ़ाकर 18 लाख कर दिया, तब लोन कितना मिलेगा, 22 लाख का। तो आप देखो यार 40 लाख की प्रॉपर्टी है, 22 लाख का ही लोन देगा, मतलब 18 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो लोन कम लेगा। वही मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा, मतलब 40 लाख की प्रॉपर्टी थी, पहले 22 लाख का लोन मिलता था, अब 38 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। बोला यार बड़ा अच्छा है, मतलब 2 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कम है, तो वो लोन ज़्यादा लेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाना और घटाना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से चलता है। अगला आ जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सेकंड आ जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख की राशनिंग हम इसको बोलते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख की राशनिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो आरबीआई पूछता है कोटा फॉर लोन, जो हमने क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था कि भाई अगर आपके बैंक के पास अगर 10,000 रुपये आते हैं, अगर वो CRR 10% रखता है तो उससे वो 1 लाख रुपये बना देता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर में हमने पढ़ा था, जिसमें वो 90,000 रुपये का तक का लोन क्या कर सकता है, दे सकता है। तो बैंक पूछता है हाँ भाई CRR अगर 10% है तो तेरे पास
10% है तो कोटा फॉर लोन कितना है, आप कितना लोन दे सकते हो। तो कहता है जी मैं 90,000 रुपये का लोन दे दूंगा। बोला नहीं आई, इतना नहीं करना, इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा ऑलरेडी ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपको जो ये कोटा है, कोटा फॉर लोन, कोटा फॉर लोन, उसको आप क्या कर दो, कम कर दो, इतना ज़्यादा लोन मत दो, क्योंकि क्या है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। वहीं अगर डिफ्लेशन है, बोला भाई कितना लोन दे सकते हो, अब बोला जी 90,000 का दे सकते हैं, आपने कोटा फॉर लोन 50,000 करवाया हुआ है। बोला अरे उसको बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा कम है, वो बढ़ाना है। तो डिफ्लेशन में राशनिंग ऑफ क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज, ये कोटा फॉर लोन है जो उसको इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। अगला आ गया मोरल सुएशन। अगला क्या है इसमें, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन नैतिक दबाव, नैतिक दबाव बनाता है। नैतिक दबाव क्या, इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है, महंगाई है और मंदी है। इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो क्या कहता है, देखो भाई इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा बढ़ा हुआ है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताई है उनको फॉलो करो, लोगों को लोन कम से कम दो, महंगाई है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो नुकसान इकोनॉमी के साथ साथ आपका भी है। तो नैतिक दबाव एडवाइस दी जाती है कि आप लोन कम से कम दो, तो इन्फ्लेशन में एडवाइस दी जाएगी, एडवाइस टू गिव लेस लोन, एडवाइस टू गिव लेस लोन, कि आप कम से कम लोन दो, क्लियर है। और डिफ्लेशन में एडवाइस दी जाएगी कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्लियर है। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो डायरेक्ट एक्शन। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्यवाही, जितने भी बैंक अगर आरबीआई की कहा नहीं मानते, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, तो वो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन, जुर्माना लगा देता है, लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर सकता है। तो ये सारे काम आरबीआई कर सकता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़े, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे यहाँ पर। तो ये जो यूनिट है हमारी यहाँ पर ये ख़त्म होती है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। तो ये जो पहले जो कंजप्शन फंक्शन था, सेविंग फंक्शन था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पर 100% आएंगे। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल 100% आएगा। एडीईएस अप्रोच, एस&आई अप्रोच, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 स्टार क्वेश्चन। आपका ये जो डिफ्लेशनरी गैप वगैरह हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप, उसके कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, और इनको ठीक कैसे करें बाय मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट। जो ये है आपका एग्जामिनर है वो अपने आप पॉइंट डाल देता है कि भाई ये पॉइंट को एक्सप्लेन करो, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। तो सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन सभी के न्यूमेरिकल और विद टाइप्ड जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल हुडा स्टडी टिप्स के ऊपर मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम गवर्नमेंट बजट अगली यूनिट कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके होंगे सिर्फ वही।